नमस्कार शिक्षकगण। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस वाला वीडियो, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। वैसे मैं बता भी देता हूँ कि आज का हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है, जो हम लोग लैंग्वेज में भरते हैं, लैंग्वेज 1 में हिंदी या लैंग्वेज 2 जो भी भरिए, वो 1 से 5 हो या 6 से 8 हो, किसी भी क्लास का हो, तो सबके लिए जो हिंदी लैंग्वेज और पेडागोजी जो है बिल्कुल सेम होता है। तो आज का उसका हम लोग टॉपिक 1 व्याकरण वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं ए टू जेड आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, यही मेरी उम्मीद है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है भाषा, लैंग्वेज। क्या है? भाषा। वैसे तो हम लोग पेडागोजी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़े हुए हैं भाषा क्या है, इससे संबंधित सारा चीज, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा लिखना जरूरी था। तो भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है, यानी किसी भी भाव को, किसी भी बात को किसी दूसरे के सामने अगर व्यक्त करना है तो उसके लिए किसी न किसी भाषा का ही प्रयोग होता है। बिना भाषा का हम अपने भाव को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा है। दूसरा है हिंदी भाषा क्या है। तो हिंदी मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। अगर आप लोगों ने लूसेंट का सीरीज नहीं देखते आप लोग तो प्लीज लूसेंट वाला सीरीज आप लोग जरूर देखिए। उसको देखने से बहुत सारे क्वेश्चन इसके हल हो जाते हैं। और वैसे भी लूसेंट देखने से आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो उसको आप जरूर देखिए। वहाँ पे आर्य का पूरा मतलब, मैंने वैदिक सभ्यता का वर्णन किया है, तो उसमें जाएंगे तो आर्यों का बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो हिंदी जो है वो मूल रूप से आर्य परिवार की भाषा है। मतलब आर्य हमारे देश के रहने वाले नहीं थे, मध्य एशिया के लोग थे, यहाँ पे आके बस गए, ठीक है ना, जिसके चलते इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया था। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी लिपि क्या है जी? देवनागरी है। आज भी हमारे देश की लिपि जो है देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आर्य परिवार की। कौन सी लिपि है हमारी? तो देवनागरी। और देवनागरी किस लिपि से विकसित हुआ है, किससे मतलब आगे बढ़ा है, विकास किया है? तो वह है ब्राह्मी लिपि से किया है। ठीक है। अगला टॉपिक है हिंदी के विकास में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी का आदि का योगदान है। मतलब हिंदी का जो विकास हुआ है इसमें संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का, पाली भाषा का, प्राकृत भाषा का, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, इन सब भाषाओं का भी योगदान है। किसके विकास में? तो हिंदी के विकास में। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से सिलेबस के अनुसार वर्ण, जिसको हम लोग अक्षर भी कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? अक्षर। और इसी को अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। ठीक है ना। लेटर कौन? पत्र वाला लेटर नहीं, अक्षर की बात हो रही है, जैसे कि ABCD। भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। मतलब भाषा के सबसे छोटा, मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वैसे ध्वनि को हम लोग कहते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, जिसका अर्थ अनासवान है। अनासवान मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, इसका नाश नहीं कर सकते हैं। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसके खंड नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह अगर हमसे एक क्वेश्चन हो कि क्या वर्णों का खंड किया जा सकता है, तो नहीं, वर्ण को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको खंड नहीं कर सकते हैं। ये वर्ण है। जैसे कि मान लीजिए क, क को क्या तोड़ के बनाइएगा? कुछ नहीं बन सकता है। जैसे कि कलम है, तो कलम को तोड़िएगा तो क प्लस ल प्लस म, यानी 3 भाग में टूट जाएगा। लेकिन क को क्या तोड़िएगा? ल को क्या तोड़िएगा? नहीं टूटेगा। तो वो क्या है? वो वर्ण है। अब आगे अगला प्रश्न हमारा, वर्णमाला। तो किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को, मतलब कि वर्ण तो हो गया कोई एक अक्षर, लेकिन वर्णमाला कहा जाए तो सभी अक्षरों का समूह, सभी अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो इसको याद रखना है कि वर्णमाला का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा से। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्णमाला कितने हैं जी? टोटल 52 है, यानी क से लेकर ज्ञ तक, और अ आ ई उ ये होता है, ये सबको मिला करके टोटल कितना है जी? 52 है। तो इसको भी याद रखना है कि कितने वर्णों की संख्या है? तो 52 वर्णों की संख्या है। फिर आता है स्वर। अब वर्ण जो है दो प्रकार के हैं, एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण।
तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में, इसके प्रकार के बारे में और ये क्या है, इससे संबंधित हर एक चीज़ के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले दिया है कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब कि वह वर्ण जिसको बोलना है, उच्चारण करना है, उच्चारण मतलब होता है बोलना, तो उसके लिए किसी दूसरे वर्ण की, दूसरे अक्षर की आवश्यकता न पड़े, तो वो होता है स्वर वर्ण। तो वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर टोटल कितने हैं जी? 11 है, जो इस प्रकार है। अब कौन कौन स्वर है देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब इसमें बचता है अंग, अह। तो वो जो उच्चारण की दृष्टि से वो स्वर नहीं है, स्वर तो है लेकिन उच्चारण की दृष्टि से वो स्वर नहीं है, मात्र यही 11 होते हैं। तो इसको दिमाग में बैठा लेना है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। कौन कौन? तो आप लोग देख रहे हैं सामने। अब आइए, यहाँ पे लिखा है कि अंग, अंग जो है अनुस्वार है, वो स्वर नहीं अनुस्वार है। और अह विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। अह विसर्ग और अंग अनुस्वार है। अगला है अग्र स्वर और पश्च स्वर का क्या अर्थ होता है। देखिए, अग्र मतलब होता है आगे, और पश्च मतलब होता है पीछे। ठीक है ना? तो अग्र स्वर का परिभाषा देना होगा तो कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है। जिह्वा मतलब होता है जीभ, मतलब कोई शब्द बोलना है, कोई वर्ण बोलना है, और उसको बोलने में हमारा आगे वाला, जीभ का आगे वाला भाग यूज होता है, तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए, बोलना है जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बड़ी, ई, तो ये जो हमारा जीभ है उसका आगे वाला भाग देखिएगा हिल रहा होगा, ई, उस पर प्रेशर पड़ता है। ए, अ, ई, मतलब आगे वाले भाग पर प्रेशर पड़ता है। अब पश्च स्वर में देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है, मतलब पीछे वाला भाग, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, देखिए कंठ के पास लग रहा है, आ, उ, कंठ के पास प्रेशर पड़ेगा, ओ, औ, आ। तो ये सारा चीज कंठ के पास, यानी जीभ के पीछे वाले भाग के पास इसका असर पड़ रहा है, तो ये पश्च स्वर है। आज जिसको बोलने में आगे एकदम प्रेशर पड़े तो वो है अग्र स्वर। तीसरा होता है समवृत स्वर। समवृत का अर्थ होता है कम खोलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें समवृत स्वर कहते हैं। मतलब ज्यादा मुंह ना खुले, से ई, तो ई में देखिए ज्यादा मुंह नहीं खुलेगा, ई, उ, मुंह बंद हो जाता है, मतलब खुलता भी है लेकिन थोड़ा सा खुलता है, तो इसको कहेंगे समवृत स्वर। तो सिंपल से याद रखना है कि अग्र स्वर मतलब कि आगे वाले भाग पर, जीभ के आगे वाले भाग पर दबाव पड़े, पश्च स्वर मतलब पीछे वाले भाग पर, और समवृत स्वर जिसमें मुंह कम खुले। ठीक है? अब आता है अगला प्रश्न, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। मतलब हमारा जो होठ है उसको ओष्ठ भी बोला जाता है, तो ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो पहला है वृत्ताकार स्वर और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर का अर्थ है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाए, मतलब जिसको आप पढ़ते हैं तो आपका होठ गोल हो जाए, एकदम लय के बीच में छेद हो गया है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, आप लोग पढ़ के देखिए, ऊ, मुंह एकदम गोल हो जाएगा। ओ, यह है वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना होकर अन्य आकृति में खुले उन्हें अवृत्ताकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अंग, चाहे आप पढ़ सकते हैं आ, पूरा मतलब ये गोल नहीं होगा, लंबा लंबा हो जाएगा, तो ये अवृत्ताकार स्वर होंगे। समझ गए? तो वृत्ताकार मतलब गोल हो जाए, अवृत्ताकार मतलब गोल ना हो। अब आता है उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। मतलब उच्चारण के आधार पर अगर बात किया जाए तो स्वर कितने प्रकार के हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम से कम समय लगता है, मतलब जिसको तुरंत बोल दिया जाए, ज़्यादा समय न लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अ, ई, उ, री, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, एक ज़्यादा समय नहीं ले रहा है। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, मतलब ज़्यादा समय लगता है एक मात्रा से। जैसे देखिए आ, तो आ नहीं कर सकते, आप ऐसे पढ़ेंगे आ, लंबा टाइम लेता है, आ, ई, उ, ए,
ए, ओ, औ। मतलब टाइम ज़्यादा लेता है वो पहले की अपेक्षा। और लुप्त स्वर में क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे, लुप्त स्वर कहलाते हैं। वर्तमान समय में इसका प्रचलन नहीं, इसका प्रयोग नहीं है। मतलब कि इनसे भी ज़्यादा टाइम ले, जैसे कहना है ओम, तो आप कैसे कहेंगे ओम, ऐसे नहीं कह सकते ओम। ओम लंबा टाइम लेता है ये, तो ये होता है लुप्त स्वर। तो तीन स्वर हुए उच्चारण की दृष्टि से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व जिसमें कम समय लगे, एक मात्रा का। दीर्घ स्वर जिसमें एक मात्रा से दुगुना यानी दो मात्रा का लगे। और लुप्त स्वर मतलब जो दो मात्रा से अधिक समय ले, ज्यादा समय ले। अगला ये तो हो गया स्वर। अब पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में और उसके भेद के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। मतलब कि वे शब्द जो आप बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब व्यंजन विवरण है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। बिना स्वर की सहायता से आप इसे नहीं बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर मिलता है। यदि व्यंजन में से स्वर को हटा दिया जाए तो वह व्यंजन हलंत युक्त होता है। हलंत मतलब नीचे एक चिन्ह के जैसा सटा के लिख दिया जाता है। जैसे ख, तो उसमें से अ को हटाना है तो आप ख के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है कि उसमें अ नहीं है, आधा ख हो गया वो। ख के नीचे हलंत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ख प्लस अ है तो ख के नीचे हलंत होगा, तो ख। समझ रहे ना? गो, तो हलंत लगा देने से स्वर हट जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन टोटल कितने हैं जी? 33 है। अब जानते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्णन करते हैं। तो दिया है कि व्यंजन जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। आइए चारों के बारे में समझते हैं। तो हमारा पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है छूना, टच करना। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका उच्चारण कंठ, तालव्य, मूर्धा, दांत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मतलब वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या तो कंठ पर असर दबाव पड़े, तालव्य यानी तालु पर दबाव पड़े, या मूर्धा पर दबाव पड़े, या दांत पर या ओष्ठ पर, इन पांचों में से किसी पड़ता है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। जैसे कि देख लीजिए आप, गला से, गला मतलब जिसको कंठ बोलते हैं, तो कभी भी आप क से लेकर अंग तक पढ़ेंगे तो आपको कंठ पे दबाव पड़ेगा। देखिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है ना। तालु से यानी कि तालव्य, तो तालु क्या होता है ना, दांत के ऊपर वाला भाग, मैंने जीभ देखी जाके टकराएगा चौचो पढ़ने से जहाँ पे, और उस मतलब दांत के सटे हुआ भाग जो होता है ना, उस पे जाके देखिए टकराएगा। जैसे च, छ, ज, झ, इय, तो वो होता है तालु कहलाता है, ठीक है ना। और मूर्धा भाग है मूर्धन्य। मूर्धन्य एकदम बीच में, मतलब तालु से ऊपर, ऊपर जाकर जीभ टकराएगा। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अड़, ऊपर जाकर टकराएगा, तो वो हो गया मूर्धन्य। और तथा तथा जो होता है वो दांत से टकराता है, जीभ जाकर देखिए त, थ, द, ध, न। और पफवा जो है वो ओठ से, ओठ टकराता है, प, फ, ब, भ, म। तो ये कंठ से टकराए, तालु से टकराए, मूर्धन्य से, दांत से या ओठ से, तो ये कहलाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। यहाँ पे थोड़ा सा दिया है कि इसका वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, यानी क से अंग तक कंठ है और इसमें एक ह भी है, तो ह भी देखिए कंठ से ही बोला जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कहेंगे तालव्य। च, तो क से लेके अंग तक कंठ और एक ह। तालव्य में च से लेकर य तक, और एक होता है ना डंटी स, तो डंटी स भी तालव्य। मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, और स जो होता है इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, मूर्धन्य स, ठीक है ना। और दंत्य में है त, थ, द, ध, न, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं,
तालाबे स मूर्धनी स डंटी स, डंटी स इसको बोलते हैं, स को डंटी स। ओष्ठ से प से लेकर म तक, और दंतोष्ठ है यानी दांत और ओठ दोनों से य, र, ल, व दोनों का यूज होता है। तो इस ये उच्चारण स्थान है, सब याद कर लीजिएगा। यहाँ पे एक नोट दिया है कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत को उष्म व्यंजन कहते हैं, और अंग, य, ण, न, म को पंचमाक्षर या पंचवर्ण या अनुनासिक कहते हैं। तो ये सारा चीज़ याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक नोट्स नहीं बनाइएगा कुछ नहीं होने वाला है। अब हमारा दूसरा है व्यंजन का प्रकार अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त भीतर से बाहर की ओर एक शक्ति लगती है, मतलब लगता है कोई चीज़ भीतर से ताकत लग रहा है, बाहर निकल रहा है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे कि देखिए, अब य पढ़िए तो य लग रहा है नीचे से बाहर कुछ आ रहा है, र, ल, व मतलब कि ताकत लगता है नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन या अल्प प्राण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या अल्प प्राण भी इसको कहा जाता है। और य और व अर्ध स्वर है, मतलब कहने का तीनों एक ही चीज होता है। अंतस्थ कहिए, अल्प प्राण कहिए, अर्ध स्वर कहिए, ये सब का सब एक ही चीज है। मतलब इसको बोलने में क्या होता है, लगता है कि अंदर से बाहर की ओर कोई ताकत लग रही है। तीसरा है उष्म व्यंजन, जिसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इनका उच्चारण घर्षण या रगड़ से उत्पन्न उष्मा प्राणवायु से होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से उष्मा निकलती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे मतलब जिसको आप बोलते हैं और आपके मुंह से हवा जो निकल रहा है वो गर्म निकले। जैसे देखिए, स पढ़ के देखिए, स, स एकदम हाथ आगे रखिए अपने ओठ के पास, देखिए किसे गर्मी निकलेगा। तालाबे स, मूर्धनी स, डंटी स, ह, फ, ज मतलब ज्यादा इसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि स्पर्शी संघर्षी, मतलब स्पर्श यानी संघर्षी क्या है तो समझिए इसको। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख्य अवयव से टकराती है फिर रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, य मतलब ये पहले जीभ टकराई और टकराने के बाद से गर्मी निकल रही है। जैसे च, च जाके तालू से टकरा रही है फिर गर्मी निकल रहा है, तो इसको कहते हैं स्पर्शी या संघर्षी, स्पर्शी या संघर्षी कहते हैं। और लास्ट है संयुक्त व्यंजन। तो दो व्यंजनों को मिलाकर के बनाया गया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिलना, मतलब जब दो व्यंजनों को आपस में मिला देंगे तो जो व्यंजन तैयार होगा उसको हम लोग कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे कि त्र बोलना है तो त्र दो शब्दों व्यंजनों से मिलके बना है, त और र, त प्लस र, तर, त्र। ज्ञ बना है ज और य से, तो ज्ञ। और स्र बना है स र, स्र, स्र से। तो दो व्यंजनों के मिलने से जो व्यंजन तैयार होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो चार प्रकार हो गए। अब आइए अगला टॉपिक है स्वतंत्र तंत्री के कंपन के आधार पर जो व्यंजन है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। गले की स्वर तंत्री, मतलब जहां से हम बोलते हैं आवाज निकलता है, जब वायु के वेग से कांपकर बजने लगती है तब इन स्वर तंत्रिकाओं में होने वाला कंपन नाद या गूंज के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए गए हैं। पहला संघोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन। अब संघोष क्या सघोष क्या है समझिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें संघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ कंपन पैदा हो, मतलब कि तेजी से आवाज निकले। ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म। ये इनमें क्या है, कंपन पैदा हो रहा है, तो इनको हम कहेंगे संघोष व्यंजन। क्या कहेंगे, संघोष व्यंजन। और दूसरा है अघोष व्यंजन, मतलब जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न होती है, मतलब कि गूंजता रह जाए, उसे अघोष व्यंजन कहेंगे। जैसे कि क, ख कुछ देर तक चल रहा है, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, 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 मतलब सिंपल समझिए ना कि सभी में का
सभी वर्गों में का पहला दो ठो अघोष है और उसके बाद तीन को क्या है, सघोष है। अगला टॉपिक है प्रयत्न। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं, मतलब प्रयास करना। ठीक है। उसके बाद है श्वास वायु की मात्रा। इस मात्रा के आधार पर श्वास को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा है महाप्राण व्यंजन। किसके आधार पर, वायु या श्वास की मात्रा के आधार पर जो है व्यंजन है वो दो है, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो इसके आधार पर व्यंजन दो प्रकार, पहला है अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है, मतलब हवा कम निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। इसको बोलने में क्या है कि वायु कम निकल रही है। लेकिन महाप्राण व्यंजन में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वस्थ वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम लोग कहते हैं महाप्राण व्यंजन। जैसे कि घ, इसमें देखिए ज़्यादा, मतलब बोल के देखिए तो ये ज़्यादा देर तक निकलता है। घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, फ, भ, स, स, ह, न, म। लंबा टाइम लेता है ये, समझ रहे हैं, ज़्यादा वायु निकलता है। तो ये है महाप्राण। अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का लगभग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से वापस आता है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। मतलब मूर्धा से तो टकराए लेकिन तुरंत लौट, जैसे ट, देखिए ऊपर जीभ जाके ऊपर टकराएगा फिर लौटेगा तुरंत, ट लौटा है, थ, ढ, ड़, वो चला आएगा। ठीक है ना। तो ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आ गया शब्द। ये तो वर्ण हो गए, स्वर व्यंजन। अब शब्द है। तो वर्णों के समूह, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि बहुत सारे जब वर्णों को मिला देंगे तो शब्द बनता है। जैसे कि मान लीजिए कलम, तो कलम में तीन वर्ण है, क, ल, म, कलम, और तीनों को मिला देते एक शब्द बन गया कलम। तो शब्द संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। नाम याद रखेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। आइए तीनों के बारे में जानते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ हुआ कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, मतलब खंड हो लेकिन उसका अर्थ न निकले, तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कि रात, अगर आप रात को अलग अलग कर दीजिए, रा प्लस तो रा का कोई अर्थ नहीं है, त का कोई अर्थ नहीं है। घर, घर को भी संधि विच्छेद करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पुस्तक, ये सारा चीज से अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द में क्या होता है कि वे शब्द जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक अन्य शब्द रूढ़ शब्द होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब एक तो होता है पहले ही से, एक और होता है जैसे पुस्तक जोड़ आलय। तो पुस्तक मतलब किताब, आलय मतलब घर, दोनों को मिला देंगे तो पुस्तकालय। यानी कि जब दोनों साथ में रहेंगे तो भी उसका अर्थ है, नहीं भी रहेंगे तो भी उसका अपना अर्थ है। तो ये होता है यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जिन यौगिक शब्दों का प्रयोग रूढ़ के अर्थ में किया जाता है, मतलब जिस शब्द का प्रयोग रूढ़ के रूप में किया जाता है वह शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे पंकज, तो पंक प्लस ज, पंख प्लस ज बराबर पंकज, यानी पंकज का अर्थ है कमल, कमल का फूल होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजनों की संख्या इस प्रकार है, मतलब कौन सा व्यंजन कितना है, तो इसको याद कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आगत व्यंजनों की संख्या है 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, अर्ध स्वर है 2, लुठित व्यंजन है र, मतलब एक ठो है, उष्म संघर्षी व्यंजन है स, 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 ह, यानी 4 ठो है, उत्क्षिप्त व्यंजन है 2 ठो, पार्श्विक व्यंजन है 1, नासिक व्यंजन है 5, स्वर यंत्रीय व्यंजन है 1, अयोग वाह वर्ण है अंग अह, अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम और अंतस्थ वर्ण, और महाप्राण है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उष्म व्यंजन। देखिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं है। फिर उच्चारण के आधार पर स्वर का भेद दिया है। कंठ से अ आ बोला जाता है, तालव्य से ई, मूर्धन्य से री, ओष्ठ से उ, कंठ तालव्य से ए, कंठोष्ठय से ओ औ। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं।
अब आइए शुरू करते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। आप लोग बराबर पढ़ते होंगे तो कहा जाता है कि विराम चिन्ह लगा दीजिए, तो विराम चिन्ह का अर्थ हो गया रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कॉमा हो गया, जैसे पहला है अल्प विराम जिसको हम लोग कहते हैं कॉमा, फिर है अर्ध विराम, पूर्ण विराम, देख लीजिए सबका चिन्ह बना है साइड में, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक, संयोजक या समाहिक चिन्ह। 7 नंबर है कोष्ठ, 3 प्रकार का, छोटा, मझला और बड़ा है। चौथा है अवतरण या उद्धरण, देख लीजिए सबका चिन्ह लिखा है, अपूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूतक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह। ये सब आपको याद करना होगा कि कौन सा किसका चिन्ह क्या होता है। फिर है पाद या योजक या संबंध चिन्ह, देख रहे हैं माइनस के जैसा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह मतलब एस, पाद चिन्ह, पाद बिंदु मतलब भाग, हस्पद, उसके बाद टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक, ये सारा चीज आपको याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है, यानी वर्णमाला को हमने पूरी तरह से अच्छे तरीके से जाना और ये समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।